नमस्कार दोस्तों, आप सभी का स्वागत है हमारे चैनल कर लो पढ़ाई में। तो दोस्तों, इस वीडियो में हम देखने वाले हैं कक्षा 6 की पुस्तक से 8वां अध्याय शरीर में गति। ठीक है, चलिए स्टार्ट करते हैं। बिल्कुल शांत होकर बैठिए तथा अपने शरीर में होने वाली गतियों का अनुभव कीजिए। आप समय समय पर अपनी पलकें तो झपकाते ही होंगे। श्वास लेते समय अपने शरीर में होने वाली गतियों का प्रेक्षण कीजिए। अपने शरीर में स्वतः ही अनेक गतियां निरंतर होती रहती हैं। जब आप अपनी नोटबुक में लिखते हैं तब आपके शरीर का कौन सा भाग गति करता है? जब आप मुड़कर अपने मित्र को देखते हैं तब शरीर का कौन सा भाग गति करता है? उपर्युक्त सभी उदाहरणों में आपके उसी स्थान पर रहते हुए भी आपके शरीर का कोई ना कोई भाग गति करता रहता है। आप एक स्थान से दूसरे स्थान पर जाते हैं, आप उठकर अपने अध्यापक के पास जाते हैं, कक्षा के बाद विद्यालय के मैदान में जाते हैं अथवा विद्यालय के बाद अपने घर जाते हैं। तो इस स्थिति में आप एक स्थान से दूसरे स्थान तक वास्तव में चल कर जाते हैं। आप चलकर, दौड़कर या कूदकर एक स्थान से दूसरे स्थान पर जाते हैं। आइए अपने मित्रों, अध्यापकों और अभिभावकों से चर्चा करके सारणी 8.1 भरते हुए यह देखते हैं कि क्या देखते हैं, ये है सारणी 8.1। इसको भरना है यहाँ पर। ठीक है, कि जंतु एक स्थान से दूसरे स्थान तक किस प्रकार गमन करता है। जैसे कि चलना हो गया, टहलना, दौड़ना, उड़ना, छलांग मारना, रेंगना एवं तैरना इत्यादि जंतुओं के एक स्थान से दूसरे स्थान तक जाने के कुछ ढंग हैं। जंतुओं के एक स्थान से दूसरे स्थान तक जाने के तरीके में इतनी अधिक विविधता क्यों है? क्या कारण है कि अनेक जंतु चलते हैं जबकि सांप रेंगता है और मछली तैरती है? जैसे गाय है। अब देखते हैं ये 8.1 किस तरह से भरना है। जैसे जंतु है, गाय है, तो गाय गमन में प्रयुक्त होने वाला भाग किस भाग से चलती है ये बताना है इसमें। तो पैर से चलती है। क्या करती है? जंतु कैसे गमन करता है? तो ये चलती है, गाय चल के जाती है। ठीक है, मनुष्य भी पैर से चलता है और चल के जाता है। सांप संपूर्ण शरीर से चलता है और रेंग कर जाता है। पक्षी पंखों से उड़ता है और उड़ कर जाता है। इस तरह से कीड़े को भी लिखना है, मछली को भी लिखना है। मछली क्या करेगी? तैर के जाएगी। ठीक, इस तरह से अपना लिख लेना, संपूर्ण शरीर से तैर के जाएगी। ठीक है, और जो कीट होता है ये भी पंख से क्या करेगा? उड़ के जाएगा। हो गया। आगे देखिए, मानव शरीर एवं उसकी गतियाँ। किस तरह से मानव शरीर और वो गति करते हैं। जंतुओं की विविध गतियों पर ध्यान देने से पूर्व आइए अपने शरीर की कुछ गतियों को ध्यानपूर्वक देखें। क्या आपको विद्यालय में शारीरिक व्यायाम करते समय आनंद आता है? विद्यालय में शारीरिक व्यायाम करते समय आपके हाथ एवं पैर किस प्रकार गति करते हैं? आइए हमारा शरीर जिन गतियों को करने योग्य है, हम उनमें से कुछ शारीरिक गतियों का प्रयास करें। एक काल्पनिक विकेट पर काल्पनिक गेंद फेंकने का प्रयास कीजिए। आप अपना हाथ किस प्रकार घुमाते हैं? क्या आप इसे अपने कंधे से वृत्ताकार रूप में घुमाते हैं? क्या आपका कंधा भी गति करता है? पीठ के बल लेट जाइए तथा अपने पैर के कूल्हे को चारों ओर घुमाइए। अपनी भुजा को कोहनी के ऊपर नीचे कीजिए। इसी प्रकार पैरों के घुटनों को मोड़िए। अपने हाथों को अपने पार्श्व में सीधा तानिए। भुजा को मोड़ते हुए अंगुलियों से कंधे को छुइए। आपने अपने हाथ का कौन सा भाग मोड़ा? हाथों को सीधा तानकर नीचे की ओर झुकने का प्रयास कीजिए। क्या आप ऐसा कर पाते हैं? अपने शरीर के विभिन्न हिस्सों से गति करने का प्रयास कीजिए एवं प्रेक्षणों को सारणी 8.2 में नोट कीजिए। क्या कारण है कि हम अपने शरीर के कुछ अंगों को तो स्वतंत्र रूप से किसी भी दिशा में घुमा सकते हैं। हमारे शरीर की गतियाँ, ये है शरीर के अंग, और ये पूर्णतः जो घूमता है वो यहाँ पे करना है, जो अंशतः घूमता है उसको यहाँ पर हाँ करना है या ना करना है। ठीक, झुकता है कि नहीं झुकता, उड़ता है कि नहीं, गति बिल्कुल नहीं करता है तो यहाँ पर हाँ करना है। ठीक है, इस तरह से इसको सारणी को भरना है। चलिए, किसी भी दिशा में घुमा सकते हैं, जबकि कुछ अंगों को केवल एक ही दिशा में घुमा सकते हैं। हम अपने शरीर के कुछ भागों को घुमाने में असमर्थ होते हैं। क्रियाकलाप 1,
एक पैमाने को अपने हाथ पर चित्र 8.1 में दर्शाई गई स्थिति में रखिए, जिससे आपकी कोहनी पैमाने के मध्य में रहे। अपने मित्र से पैमाने तथा हाथ को एक साथ बांधने के लिए कहिए। अब अपनी कोहनी को मोड़ने का प्रयास कीजिए। क्या आप इसे मोड़ पाते हैं? इस तरह से। क्या आपने ध्यान दिया कि हम शरीर के विभिन्न भागों को उसी स्थान से मोड़ अथवा घुमा पाते हैं जहां पर दो हिस्से एक दूसरे के साथ जुड़े हों। उदाहरण के लिए कोहनी, कंधा अथवा गर्दन। क्या आप ऐसे कुछ अन्य भागों के नाम बता सकते हैं? इन स्थानों को संधि कहते हैं। यदि हमारे शरीर में कोई संधि नहीं होती तो आपके विचार में क्या हमारे लिए किसी भी प्रकार की गति करना संभव होता? वास्तव में इन संधियों को कौन सी वस्तु परस्पर बांधती है? अपनी उंगली द्वारा अपने चेहरे, सिरे, गर्दन, नाक, कान, कंधे के पीछे, हाथ, पैर, उंगली एवं पदांगुलियों को दबाइए। क्या आपको ऐसा अनुभव हुआ कि आपकी अंगुली किसी कठोर वस्तु को दबा रही है? ये कठोर संरचनाएं अस्थियां हैं। अपने शरीर के अन्य भागों में इस प्रक्रिया को दोहराइए। इतनी सारी अस्थियां। जब अस्थियों को नहीं मोड़ा जा सकता तब हम अपनी कोहनी को कैसे मोड़ लेते हैं? हाथ के ऊपरी हिस्से को लेकर कलाई तक एक ही लंबी अस्थि नहीं होती। वास्तव में अनेक अस्थियां कोहनी तक जुड़ी रहती हैं। इसी प्रकार हमारे शरीर के प्रत्येक हिस्से में अनेक अस्थियां हैं। हम अपने शरीर को कैसे उसी स्थान पर हिला या झुका नहीं सकते जहाँ की अस्थियाँ एक दूसरे से मिलती हैं। विभिन्न गतिविधियों एवं विभिन्न प्रकार की गतियों के लिए हमारे शरीर में अनेक प्रकार की संधियाँ होती हैं। आइए इनमें से कुछ के बारे में जानते हैं। कंदुक खल्लिका संधि। क्रियाकलाप 2 में देखते हैं। कागज की एक पट्टी को एक बोतल, जिसको सिलेंडर बनाया है हमने, कागज की एक पट्टी लेना है, उसको एक बेलन यानी जो सिलेंडर है बेलन के रूप में मोड़ना है। रबड़ एवं प्लास्टिक की एक पुरानी गेंद में एक छेद करके किसी के निरीक्षण में करना है ये। उसमें मोड़े हुए कागज के बेलन को डालिए जैसा कि चित्र 8.2 में दर्शाया गया है। आप कागज के बेलन इस तरह से, ठीक है, ये बॉल हो गई, ये कागज हो गया और ये कटोरी हो गई। तो उसमें गेंद इस तरह से लगाकर इस तरह से डालना है, कागज का बेलन हो, ठीक। कंदुका खल्लिका संधि बन रही है। इसमें को गेंद पर भी चिपका सकते हैं, इन दोनों को चिपका भी सकते हैं। गेंद को एक छोटी कटोरी में रखकर चारों ओर घुमाने का प्रयास कीजिए। क्या गेंद कटोरी में स्वतंत्र रूप से घूमती है? क्या कागज का बेलन भी घूमता है? अब कल्पना कीजिए कि कागज का बेलन आपका हाथ तथा गेंद इसका एक सिरा है। कटोरी कंधे के उस भाग के समान है जिससे आपका हाथ जुड़ा है। एक अस्थि का गेंद वाला गोल हिस्सा दूसरी अस्थि की कटोरी रूपी गुहिका में अंदर धंसा है। इस प्रकार की संधि सभी दिशाओं में गति प्रदान करती है। क्या आप इन गतियों में उपरोक्त प्रकार की संधि का कोई अन्य उदाहरण खोज सकते हैं? इस अनुभाग के प्रारंभ में शरीर के विभिन्न भागों को हमारे द्वारा की गई गति का स्मरण कीजिए। इस तरह से होता है। ये जांघ की स्थिति है और ये उसकी गेंद जैसी बनाया था वो ये कंदुक खल्लिका संधि हो जाएगी यहाँ पर। और ये श्रोणी अस्थि है ये, ठीक। धुराग्र संधि, एक संधि हो गई कंदुक खल्लिका संधि, दूसरी है धुराग्र संधि। इसमें गर्दन तथा सिर को जोड़ने वाली धुराग्र संधि है। इसका चित्र 8.4 में होगा नीचे। इसके द्वारा सिर को आगे पीछे या दाएं एवं बाएं घुमा सकते हैं। इन गतियों को करने का प्रयास कीजिए। यह गति हमारे हाथ की उस गति से किस प्रकार से भिन्न है जिसमें कंदुक खल्लिका संधि द्वारा हाथ को पूर्णतः वृत्ताकार रूप में घुमा सकते थे। धुराग्र संधि में बेलनाकार अस्थि एक छल्ले में घूमती है। इस तरह से धुराग्र संधि होती है यहाँ पर। ये
हिंज संधि। घर के किसी दरवाजे को बार बार खोलिए और बंद कीजिए। इसके कब्जों को ध्यानपूर्वक देखिए। यह दरवाजे को आगे और पीछे की ओर खुलने देता है। हिंज संधि में क्रियाकलाप 3 के माध्यम से समझते हैं। आइए कब्जे की गति के प्रकार को देखें। एक मोटे कागज अथवा गत्ते का एक बेलन यानी कि सिलेंडर बना लेना है, जैसा कि 8.5 में दर्शाया गया है। चित्र के गत्ते अथवा कागज के बेलन के मध्य में छेद करके एक छोटी पेंसिल लगाना है। गत्ते का एक और टुकड़ा लेकर उसको इस प्रकार मोड़िए कि यह आधा बेलन बन जाए, जिस पर दूसरे बेलन को सरलता से घुमाया जा सके। आधे बेलन पर रखा पूर्ण बेलन कब्जे की भांति है। पेंसिल लगे बेलन को चलाने का प्रयास कीजिए। यह किस प्रकार गति करता है? यह गति आपके द्वारा बनाए गए कंदुक खलिका संधि की गति से किस प्रकार भिन्न है? हमने क्रियाकलाप 1 में कोहिनी में इसी प्रकार की गति देखी है। इस तरह से ये बना देना है। तो ये गति यहाँ तक हो सकती है, ऐसे ऐसे। ठीक है। घुटने की ये हिंज संधि है। इसमें भी इस तरह से ये बना हुआ है, इसमें ये हड्डी इस तरह से आधी आधी घूम पाती है, यहाँ से गति होती है। जो कुछ हमने बनाया था वह एक हिंज से भिन्न, लेकिन इससे यह पता चलता है कि हिंज एक दिशा में गति होने देता है। कोहिनी में हिंज कब्जा संधि होती है, जिससे केवल आगे और पीछे एक ही दिशा में गति होती है। क्या आप ऐसी संधि के कुछ और उदाहरण सोच सकते हैं? अगली संधि है अचल संधि। हमारे सिर की अस्थियों के बीच की कुछ संधियां उन संधियों से भिन्न हैं। कहाँ की? सिर की अस्थियों के बीच की संधियां, जिनकी चर्चा हमने अब तक की है। ये अस्थियां इन संधियों पर हिल नहीं सकती। ऐसी संधियों को अचल संधि कहते हैं। जब आप अपना मुंह खोलते हैं तो आप अपने निचले जबड़े को सिर से दूर ले जाते हैं। अब अपने ऊपरी जबड़े को हिलाने का प्रयास कीजिए। क्या आप इसे गति दे पाते हैं? ऊपरी जबड़े एवं कपाल के मध्य अचल संधि है। हमने केवल कुछ संधियों की ही चर्चा की है जो हमारी अस्थियों को एक दूसरे से जोड़ती हैं। हमारे शरीर की विभिन्न अंगों में विभिन्न आकृति को कौन प्रदान करता है? यदि आप एक गुड़िया बनाना चाहते हैं तो आप पहले क्या बनाएंगे? संभवतः गुड़िया को एक आकृति प्रदान करने के लिए आप एक ढांचा करेंगे। आप ऐसा नहीं करेंगे। हमारे शरीर को सभी अस्थियां ठीक इसी प्रकार शरीर को एक सुंदर आकृति प्रदान करने के लिए एक ढांचे का निर्माण करती हैं। इस ढांचे को कंकाल कहते हैं। हम कैसे जानते हैं कि यह मानव कंकाल की आकृति है? हम शरीर की विभिन्न अस्थियों को आकृति के विषय में किस प्रकार जान पाते हैं? शरीर के कुछ अंगों में मौजूद अस्थियों और उनकी संख्या आकृति के बारे में हमें तब पता चलता है जब हम उनका अनुभव करते हैं। एक्सरे चित्र में हमें शरीर की सभी कठोर अस्थियों की आकृति का पता चलता है। यह एक कंकाल का चित्र है, मानव कंकाल। क्या कभी आपका अथवा आपके परिवार के किसी सदस्य का एक्सरे हुआ है? कई बार चोट लगने पर चिकित्सक एक्सरे करवाते हैं, जिससे उन्हें अस्थियों को हुई संभावित क्षति के विषय में जानकारी प्राप्त होती है। एक्सरे चित्र से हमें शरीर की अस्थियों की आकृति का पता चलता है। अपने हाथ के अग्र और ऊपरी भाग तथा पैर के निचले और ऊपरी भाग की अस्थियों का अनुभव कीजिए। प्रत्येक अंग की अस्थि की संख्या का पता लगाएं। अपने घुटने और कोहनी की अस्थियों का ठीक इसी प्रकार अनुभव करें। और एक्सरे चित्र से, ये है एक्सरे चित्र, ये कहाँ का है? टखने एवं घुटनों की संधियों के एक्सरे चित्र हैं ये। ठीक, तुलना करके प्रत्येक भाग में अस्थियों की संख्या ज्ञात कीजिए। ये 8.8 में अस्थियों की संख्या ज्ञात करना। अपनी अंगुलियों को मोड़िए। क्या आप उन्हें प्रत्येक संधि
स्थल पर मोड़ सकते हैं। आपकी मध्यमा में कितनी अस्थियां हैं? अपनी हथेली के पिछले भाग का स्पर्श करके अनुभव कीजिए, क्या इसमें अनेक अस्थियां हैं? क्या आपकी कलाई लचीली है? यह अनेक छोटी छोटी अस्थियों से बनी है, जिन्हें यदि इस कार्पेल कहते हैं। यदि इसमें मात्र एक ही अस्थि होती तो क्या होता? ये अलग अलग अस्थियों से मिलके बनी है। जैसे यहाँ से मुड़ जाती है, यहाँ से मुड़ जाती है, यहाँ से मुड़ जाती है, तो अलग अलग अस्थियों से मिलके बनी हुई है। तो ये ऐसे हैं, हाथ की अस्थियाँ हैं। क्रियाकलाप 4 के माध्यम समझते हैं। गहरी सांस भरकर इसे कुछ समय के लिए रोकिए। अपने वक्ष पर पीठ को हल्के में दबाकर अपनी अस्थियों का अनुभव कीजिए। जितनी पसलियों यानी वक्ष की अस्थियों को आप गिन सकते हैं गिन लीजिए। चित्र 8.10 में 10 को ध्यान से देखिए और वक्ष की अस्थियों की तुलना अपने उपर्युक्त अनुभव से कीजिए। तो हम देखते हैं कि पसलियाँ विशेष रूप से मुड़ी हुई हैं। ये वक्ष की अस्थि एवं मेरुदंड से जुड़कर एक बक्से की रचना करते हैं। इसे शंकुरूपी बक्से की पसली पिंजर कहते हैं। वक्ष के दोनों तरफ 12 पसलियाँ होती हैं। हमारे शरीर के कुछ महत्वपूर्ण अंग इसमें सुरक्षित रहते हैं। 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 होंगी शायद। ठीक, 12 पसलियाँ होती हैं। हमारे शरीर के कुछ महत्वपूर्ण अंग इसमें पिंजर में सुरक्षित रहते हैं। ये है पसली पिंजर। अपने कुछ मित्रों को बिना घुटने मोड़े झुककर अपने पाँव की उंगलियों को छूने को कहिए। क्या यह चिकनी, समतल एवं अखंड हैं? अपनी अंगुलियों को अपने मित्रों की गर्दन से प्रारंभ करके उसकी पीठ पर नीचे की ओर लाइए। आपके द्वारा अनुभव की गई संरचना मेरुदंड है। यह छोटी छोटी अस्थियों से बना होता है, जिसे कशेरुका कहते हैं। मेरुदंड 33 कोशिकाओं का बना होता है। पसली पिंजर भी वक्ष क्षेत्र की इन अस्थियों से जुड़ा है। ये इस तरह से बना होता है। यदि मेरुदंड केवल एक ही अस्थि का बना होता तो क्या आपका मित्र इस प्रकार नीचे झुक सकता? अपने मित्र को खड़े होकर हाथों से किसी दीवार को धक्का लगाने के लिए कहिए। उससे कहिए कि वह अपने हाथों से दीवार पर धक्का लगाने का प्रयास करे। क्या आपको उसके कंधों के समीप 2 उभरी हुई अस्थियां दिखाई देती हैं? इन्हें कंधे की अस्थियां कहते हैं। ये हैं कंधे की अस्थियां। चित्र 8.13 को ध्यान पूर्वक देखिए। यह है 8.13। यह संरचना श्रोणि अस्थियां हैं। यह बॉक्स के समान एक ऐसी संरचना बनाती हैं जो आपके आमाशय के नीचे पाए जाने वाले अंगों की रक्षा करता है। यह कूल्हे वाला हिस्सा वह हिस्सा है जिसके सहारे आप बैठते हैं। ठीक है। आपकी खोपड़ी अनेक अस्थियों के एक दूसरे से जुड़ने से बनी है। यह हमारे शरीर के अति महत्वपूर्ण अंग मस्तिष्क को परिबद्ध करके उसकी सुरक्षा करती है। हमने अपने कंकाल की, ये है मानव की खोपड़ी, बहुत सी अस्थियों एवं संधियों के बारे में चर्चा की। कंकाल के कुछ अतिरिक्त अंग भी हैं जो हड्डियां जितने कठोर नहीं होते और उन्हें मोड़ा जा सकता है। उन्हें उपास्थि कहते हैं। अपने कान को स्पर्श कीजिए। क्या आप किसी कठोर अस्थि का अनुभव करते हैं जिसे मोड़ा जा सके? ऐसा प्रतीत होता है कि इसमें कोई अस्थि नहीं है। क्या आपको अंगुलियों के बीच दबाने पर कर्णपाली एवं इसके ऊपर के हिस्से में कोई अंतर महसूस होता है? ये नीचे वाला दबाएंगे तो थोड़ा मुलायम होगा, ऊपर वाला थोड़ा कड़ा होगा, तो अंतर महसूस होता है। क्या आपको ऐसा लगा कि कान का ऊपरी भाग उतना लचीला नहीं है जितना कि हमारी कर्णपाली, ये वाली हिस्सा? परंतु यह अस्थि जैसा कठोर भी नहीं है। ये उपास्थि है। शरीर की संधियों भी उपास्थि पाई जाती है। संधियों में भी हमने देखा कि
मानव कंकाल अनेक अस्थियों, संधियों एवं उपास्थि से मिलकर बना होता है। आप उनमें से बहुत को देख सकते हैं, मोड़ सकते हैं तथा गति दे सकते हैं। अपनी नोटबुक में कंकाल का स्वच्छ आलेख बनाएं। हमने अपने शरीर की उन अस्थियों एवं उनकी संधियों के विषय में जानकारी प्राप्त कर ली है जो विभिन्न प्रकार की गति करने में हमारी सहायता करती हैं। अस्थियों को इस प्रकार की गति करने योग्य कौन बनाता है, आइए इसका पता लगाएं। अपने एक हाथ की मुट्ठी बनाइए। मुट्ठी के अंगूठे से इसी बाजू के कंधे को छूने का प्रयास कीजिए। इस तरह से अस्थि को गति प्रदान करने में दो पेशियां संयुक्त रूप से कार्य करती हैं। क्या आप अपनी भुजा में कुछ परिवर्तन अनुभव करते हैं? दूसरे हाथ से इसे छू कर देखिए। क्या आपको कोई उभरा हुआ भाग दिखाई देता है? इसे पेशी कहते हैं। संकुचित लंबाई में कमी होने के कारण पेशियां उभर आती हैं। अब आप अपने हाथ को पुनः सामान्य स्थिति में लाइए। पेशियों का क्या होता है? क्या यह अभी भी संकुचित अवस्था में है? चलते चलते अथवा भागते समय आप अपने पैरों की पेशियों को भी इसी प्रकार का संकुचन देख सकते हैं। संकुचन की अवस्था में पेशी छोटी, कठोर एवं मोटी हो जाती है। यह अस्थि को खींचती है। किसी अस्थि को गति प्रदान करने के लिए दो पेशियों को संयुक्त रूप से कार्य करना होता है। जब दो पेशियों में से कोई एक सिकुड़ती है तो अस्थि उस दिशा में खिंच जाती है। युगल की दूसरी पेशी शिथिल यानी कि लंबाई में बढ़कर पतली हो जाती है अवस्था में आ जाती है। अस्थि को विपरीत दिशा में गति करने के लिए अब शिथिल पेशी सिकुड़कर अस्थि को अपनी पूर्व स्थिति में खींचती है, जबकि पहली पेशी अब शिथिल हो जाती है। पेशी केवल खींच सकती है, वह धक्का नहीं दे सकती। अतः एक अस्थि को गति देने के लिए दो पेशियों को संयुक्त रूप से कार्य करना होता है। क्या गति के लिए हमेशा अस्थियां एवं पेशियों की आवश्यकता होती है? दूसरे जंतु किस प्रकार चलते हैं? क्या सभी जंतुओं में अस्थियां पाई जाती हैं? केंचुए एवं घोंघे में क्या होता है? आइए कुछ जंतुओं की गतियों का अध्ययन करते हैं। जंतुओं की चाल। केंचुआ। क्रियाकलाप 5। बगीचे में चलते हुए एक केंचुए का निरीक्षण कीजिए। इसे पकड़कर एक स्याही सोख यानी फिल्टर के माध्यम से पेपर पर रखिए। इसकी गति का प्रेक्षण कीजिए। इसके पश्चात केंचुओं को एक कांच की पट्टी टुकड़े टाइल अथवा किसी चिकनी सतह पर रखिए तथा इसकी गति का परीक्षण कीजिए। क्या यह गति पेपर पर गति से भिन्न है? ऊपर की दो सतहों में से किसी पर केंचुआ आसानी से चल सकता है। ये हो गया केंचुए की गति। ठीक। केंचुए का शरीर एक सिरे को दूसरे सिरे से सटाकर रखे गए अपने छल्लों से बना होता है। इस तरह से। ठीक। केंचुए के शरीर में अस्थियां नहीं होती, परंतु इसमें पेशियां होती हैं जो इसके शरीर के घटने और बढ़ने में सहायता करती हैं। चलने के दौरान केंचुआ अपने शरीर के पश्च भाग को भूमि में जकड़े रहता है तथा अग्रभाग को फैलाता है। इसके बाद वह अग्रभाग से भूमि को पकड़ता है तथा पश्च भाग को स्वतंत्र कर देता है। इसके पश्चात यह शरीर को संकुचित करता है तथा पश्च भाग को आगे की ओर खींचता है। इससे वह कुछ दूरी तक आगे बढ़ता है। केंचुआ इस प्रक्रिया को बार बार दोहराते हुए मिट्टी पर आगे बढ़ता है। इसके शरीर में चिकने पदार्थ होते हैं जो इसे चलने में सहायता करते हैं। यह अपने शरीर के हिस्से को जमीन में किस प्रकार टिकाता है? इसके शरीर में छोटे छोटे अनेक सूक यानी कि बाल जैसी आकृति होते हैं। ये सूक पेशियों से जुड़े होते हैं। ये सूक मिट्टी में उसकी पकड़ को मजबूत बनाते हैं। केंचुआ वास्तव में अपने रास्ते में आने वाली मिट्टी को खाता है। उसका शरीर अनपचे पदार्थ को बाहर निकाल देता है। केंचुए द्वारा किया गया यह कार्य मिट्टी को उपजाऊ बना देता है, जिससे पौधों को फायदा होता है। घोंघा। क्रियाकलाप 6। किसी बगीचे में एक घोंघे का अवलोकन कीजिए। क्या आपने इसकी पीठ पर गोल संरचना देखी है? इसे कवच कहते हैं और यह घोंघे का बाह्य कंकाल है, परंतु यह अस्थियों का बना होता है। यह कवच एकक होता है और यह घोंघे को चलने में कोई सहायता नहीं करता है। यह घोंघे के साथ खिसकता जाता है।
इस तरह का कंकाल होता है। घोंघे को कांच की पट्टिका पर रखकर इसका परीक्षण कीजिए। जब यह चलना प्रारंभ करे तो सावधानी से कांच की पट्टिका को अपने हाथों से अपने सिर से ऊंचा उठाकर कांच के नीचे की ओर से उसके चलने के ढंग का परीक्षण कीजिए। ठीक। कवच का छेद खुलने पर आपने उससे एक मोटी मांसल संरचना एवं सिर बाहर आते देखा है। मोटी संरचना इसका पाद यानी पैर हैं और दृढ़ पेशियों का बना होता है, जो दृढ़ पेशियों का बना होता है। ठीक है। अब सावधानी पूर्वक कांच की प्लेट को एक ओर थोड़ा झुकाइए। पैर यानी पाद यानी पैर की लहरदार गतियां दिखाई देती हैं। क्या घोंघे को गति केंचुए की गति से तीव्र है अथवा धीमी है? अब बात करते हैं तिलचट्टा की, जो कि क्रियाकलाप 7। किसी कॉकरोच तिलचट्टा का परीक्षण कीजिए। इस तरह से जो होता है कॉकरोच। तिलचट्टा जमीन पर चलता है, दीवार पर चढ़ता है और वायु में उड़ता भी है। इसमें 3 जोड़ी पैर होते हैं जो चलने में सहायता करते हैं। 1 2 3 1 2 3 6 पैर हो गए। इसका शरीर कठोर बाह्य कंकाल का द्वारा ढका होता है। यह बाह्य कंकाल विभिन्न एककों की परस्पर संधियों से बनता है, जिसके कारण गति संभव हो पाती है। यह तिलचट्टा। वृक्ष के 2 जोड़े पंख भी जुड़े होते हैं। अगले पैर संकरे और पिछले पैर चौड़े एवं बहुत पतले होते हैं। तिलचट्टे में विशिष्ट पेशियां होती हैं। पैर की पेशियां उन्हें चलने में सहायता करती हैं। वृक्ष की पेशियां तिलचट्टे के उड़ने के समय उसके पैरों को गति देती हैं। पक्षी क्रियाकलाप 8। पक्षी हवा में उड़ते हैं तथा भूमि पर चलते हैं। बतख तथा हंस जैसे कुछ पक्षी जल में तैरते भी हैं। पक्षी इसलिए उड़ पाते हैं क्योंकि उनका शरीर उड़ने के लिए अनुकूलित होता है। उनकी अस्थियों में वायु प्रकोष्ठ होते हैं, जिसके कारण उनकी अस्थियां हल्की परंतु मजबूत होती हैं। पश्चपाद पैरों की अस्थियां चलने एवं बैठने के लिए अनुकूल होती हैं। अग्रपाद की अस्थियां रूपांतरित होकर पक्षी के पंख बनाती हैं। कंधे की अस्थियां मजबूत होती हैं। वृक्ष की अस्थियां उड़ने एवं पेशियों को जकड़ रखने के लिए विशेष रूप से रूपांतरित होती हैं तथा पंखों को ऊपर नीचे करने में सहायक होती हैं। अब देखते हैं मछली। ये हो गया पक्षी का कंकाल। आगे की जो अस्थियां थीं ये बन गई पंख हैं और इस तरह से ये बन गया पक्षी। कागज की एक नाव बनाकर उसे पानी पर इस प्रकार रखिए कि उसका नुकीला भाग आगे की ओर रहे। इसे धीरे से धक्का दीजिए। क्या यह जल पर आगे की ओर तेजी से जाती है? इस तरह से। अब नाव को दोनों सिरों से पकड़कर इस प्रकार धक्का दीजिए कि वह चौड़ी ओर से जल में जाए। क्या आप इस प्रकार नाव जल में सरलता से चल सकती है? क्या आपने ध्यान दिया कि नाव की आकृति काफ़ी सीमा तक मछली जैसी है? मछली का सिर एवं पूँछ उसके मध्य भाग की अपेक्षा पतला एवं नुकीला होता है। शरीर में ऐसी आकृति धारा रेखीय कहलाती है। इसकी विशेष आकृति के कारण जल इधर उधर बाहर निकल जाता है और मछली जल में सरलता से तैर सकती है। मछली का कंकाल दृढ़ पेशियों से ढका रहता है। तैरने की प्रक्रिया में शरीर का अग्रभाग एक ओर मुड़ जाता है तथा पूँछ विपरीत दिशा में जाती है। मछली चित्र 8.24 के अनुसार शरीर को मोड़ती है तो तीव्रता से उसकी पूँछ दूसरी ओर मुड़ जाती है। इससे एक झटका सा लगता है और मछली आगे की ओर चली जाती है। इस प्रकार के क्रमिक ताल मछली आगे की ओर तैरती रहती है। पूँछ के पंख इस कार्य में उसकी सहायता करते हैं। मछली के शरीर पर
और भी पख होते हैं जो तैरते समय जल में संतुलन बनाए रखने एवं दिशा निर्धारण करने में सहायता करते हैं। क्या आपने कभी ध्यान दिया कि गोताखोर अपने पैरों में इन पखों की तरह के विशेष आरित्र यानी कि फ्लिपर पहनते हैं जो उन्हें जल में तैरने में सहायता करते हैं। सर्प कैसे चलते हैं? क्या आपने सांप को फिसलते हुए आगे बढ़ते देखा है? क्या यह सीधा चलता है? सर्प का मेरुदंड लंबा होता है। शरीर की पेशियां क्षीण एवं असंख्य होती हैं जो परस्पर जुड़ी होती हैं, चाहे वे दूर ही क्यों ना हों। पेशियां मेरुदंड, पसलियों एवं त्वचा को भी एक दूसरे से जोड़ती हैं। सर्प का शरीर अनेक वलय से मुड़ा होता है। इसी प्रकार सर्प का प्रत्येक वलय उसे आगे की ओर धकेलता है। इसका शरीर अनेक वलय से बनता है और प्रत्येक वलय आगे की ओर धक्का देता है। इस प्रकार सर्प बहुत तेज गति की आगे की ओर चलता है, परंतु सरल रेखा में नहीं चलता। हमने विभिन्न जंतुओं की गति प्रदान करने वाली अस्थियां एवं पेशियों के विषय में जानकारी प्राप्त की। पहेली एवं बूझों के पिटारों में विभिन्न जंतुओं की गतियों से संबंधित अनेक प्रश्न हैं। इसी प्रकार आपके मस्तिष्क में अनेक प्रश्न उभर रहे होंगे। प्रसिद्ध ग्रीक दार्शनिक अरिस्तु ने अपनी पुस्तक गैट ऑफ एनिमल्स में स्वयं अपने आप से ऐसे अनेक प्रश्न पूछे हैं। विभिन्न जंतुओं के शरीर में विभिन्न भाग क्यों होते हैं? यह विशेष अंग उन जंतुओं की विशेष गति में किस प्रकार सहायक हैं? विभिन्न जंतुओं के शारीरिक अंगों में क्या समानताएं विभिन्नताएं हैं? विभिन्न जंतुओं को चलने के लिए कितने अंगों की आवश्यकता होती है? मनुष्य के 2 पैर तथा गाय और भैंस के 4 पैर क्यों होते हैं? बहुत से जंतु संपाती होते हैं, क्यों? हमारे पैरों को मोड़ने का ढंग हमारे हाथों की तुलना में अलग क्यों है? इतने अधिक प्रश्न संभवतः अपने क्रियाकलापों द्वारा हमने कुछ प्रश्नों के उत्तर प्राप्त करने का प्रयास किया है। हमें कुछ और प्रश्नों के उत्तर खोजने हैं। इस चैप्टर में इतना ही है। इसके बाद अगला चैप्टर रहेगा सजीव विशेषताएं एवं आवास, जो कि नेक्स्ट वीडियो में देखेंगे। तो इसमें इतना ही। आप हमारे चैनल कर लो पढ़ाई इसको सब्सक्राइब अवश्य करें और वीडियो को लाइक करें। थैंक यू।